इंडो पैसिफिक क्षेत्र में यूं तो बहुत से छोटे छोटे आइलैंड नेशंस आते हैं। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि इनमें से कई देशों के शायद आपने नाम तक नहीं सुने होंगे और इनके अस्तित्व के बारे में शायद आपको कुछ भी जानकारी न हो। जो इंडो पैसिफिक कंट्रीज़ हैं, चूंकि ये आइलैंड नेशंस हैं, इसलिए अधिकतर इनकी अर्थव्यवस्था, इनकी इकोनॉमी टूरिज्म पर आश्रित रहती है। और चूंकि ये मेनलैंड से पूरी तरह से अलग थलग होते हैं, इनके इसलिए इनके यहाँ उस प्रकार की कोई खासा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं होती। और अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए ये जो बड़े देश हैं उनकी एड पर, यानी फॉरेन एड पर, ये पूर्णतः निर्भर रहते हैं, पूर्णतः आश्रित रहते हैं। फिर चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हो या फिर विकास के किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट्स हों, उसके लिए ये दूसरे देशों पर, मेनलैंड कंट्रीज पर इनकी निर्भरता रहती है। और शायद यही वजह है कि इंडो पैसिफिक का जो क्षेत्र है वो एक तरफ जहाँ चीन है और एक तरफ जहाँ वेस्टर्न कंट्रीज है, चाहे वो अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, इन सभी देशों के बीच एक प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बन के रह गया है। क्योंकि जितने भी बड़े देश हैं, विकसित देश हैं, उनके बीच में एक प्रकार का बैटल ग्राउंड बन गया है इंडो पैसिफिक। और उनके बीच में एक प्रकार का मुकाबला छिड़ा रहता है कि इंडो पैसिफिक में कौन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा और किसका ज़्यादा वर्चस्व रहेगा इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। जब हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र की बात करते हैं तो इसमें इंडियन ओशन क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले देश आते हैं, और जो पैसिफिक आइलैंड्स है, यानी इंडियन ओशन आइलैंड कंट्रीज और पैसिफिक आइलैंड नेशंस जो हैं वो इंडो पैसिफिक के अंतर्गत आते हैं। तो यही वजह है कि भूराजनीतिक दृष्टिकोण से, भूराजनीतिक परिवेश में इंडो पैसिफिक एक बेहद जिसे कहते हैं कि हॉट और कॉन्टेस्टेड टॉपिक है। और आप लगातार न्यूज़ में हमेशा कुछ ना कुछ इंडो पैसिफिक के बारे में सुनते रहते हैं कि किस प्रकार से इंडो पैसिफिक में किसी का वर्चस्व स्थापित नहीं होना चाहिए, किसी एक देश का वर्चस्व स्थापित नहीं होना चाहिए, बल्कि इंडो पैसिफिक में स्वायत्तता बरकरार रहनी चाहिए, एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर वहाँ कायम होना चाहिए। इस प्रकार की बातें आपको इंडो पैसिफिक के संदर्भ में सुनने को मिलती हैं। और क्योंकि पूरे विश्व की स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के लिए ये रीजन बेहद महत्वपूर्ण है, और इसीलिए इंडो पैसिफिक पर की सिक्योरिटी पर फोकस के लिए, सिक्योरिटी पर स्पॉटलाइट के लिए एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन तक बना हुआ है, जिसे हम क्वाड के नाम से जानते हैं। क्वाड ऑर्गेनाइजेशन जिसके जो सदस्य देश हैं वो भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान हैं। अब जब बात इंडो पैसिफिक की आती है और क्वाड की आती है, तो जाहिर सी बात है कि चीन की बात तो होनी है। चीन एक ऐसा देश है जो कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, और इसके लिए वो अपनी दो नीतियों का सहारा लेता है। एक तो उसकी बेल्ट एंड रोड परियोजना है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चीन का, जिसके अंतर्गत बहुत से पैसिफिक आइलैंड्स में और बहुत से इंडियन ओशन के आइलैंड्स में भी चीन प्रोजेक्ट्स चलाता है और चलाने की कोशिश करता है। और दूसरी चीन की एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति है, जिसके तहत इंडो पैसिफिक आइलैंड्स में वो अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, नेटवर्क स्थापित करना चाहता है। विशेष करके स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के माध्यम से चीन इंडियन ओशन रीजन में, यानी कि इंडियन ओशन रीजन में जो भी सभी देश आते हैं, वो उनमें अपने मिलिट्री, कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट्स और इंटेलिजेंस नेटवर्क्स जो है वो स्थापित करना चाहता है, स्टैब्लिश करना चाहता है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ बात भारत की आती है, तो भारत की सिक्योरिटी के लिहाज से इंडियन ओशन की आइलैंड कंट्रीज़ बेहद महत्वपूर्ण है। क्योंकि पैसिफिक आइलैंड नेशंस तो फिर भी भारत से काफ़ी दूर हैं, लेकिन जो इंडियन ओशन कंट्रीज़ हैं वो भारत की इमीडिएट नेबरहुड में आते हैं। फिर चाहे वो मालदीव्स हो या फिर सेशल्स हो या फिर श्रीलंका हो या फिर इस प्रकार के दूसरे इंडियन आइलैंड नेशंस हो, जहाँ चीन अपनी इन्फ्लुएंस लगातार बढ़ाने की कोशिश करता है, चीन अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश करता है। तो जाहिर सी बात है कि भारत भी इन इंडियन ओशन कंट्रीज़ के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को और भी बेहतरीन करने के लिए बहुत सी नीतियाँ अपनाता है। जैसे कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट एक पॉलिसी है, जिसके अंतर्गत भी भारत ने इंडियन ओशन कंट्रीज़ के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को और भी मजबूत करने के लिए बहुत सी पहल की है, बहुत से महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। तो आज हम मालदीव्स के बारे में बात करेंगे। मालदीव्स जो कि एक बेहद इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और चूंकि ये इंडियन ओशन के मध्य में आता है, इसलिए भारत के लिए मालदीव्स जो है, मालदीव्स के साथ जो भारत की साझेदारी है, वो भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिहाज से भी भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत और चीन के बीच में मालदीव्स फंस कर रह गया है कि कौन यहाँ ज़्यादा निवेश करेगा, किसके हिस्से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आएंगे। अब मालदीव्स और भारत के द्विपक्षीय संबंधों की अगर बात करें, तो यूँ तो मालदीव्स और भारत के द्विपक्षीय संबंध बहुत अच्छे चल रहे थे, और अभी तक जो मालदीव्स में रेजीम थी, जो मालदीव्स के राष्ट्रपति थे,
इब्राहिम सोलेह, उनकी जो पॉलिसी थी वो एक इंडिया फर्स्ट पॉलिसी थी कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स मालदीव्स में करेगा उसके लिए इंडिया को, भारत को तवज्जो दी जाएगी, भारत को ही प्राथमिकता दी जाएगी। और ये चीन के कट्टर विरोधी थे, तो इनके नेतृत्व के अंतर्गत 2018 से लेकर अब तक भारत और मालदीव्स के द्विपक्षीय संबंध जो हैं वो अपने सबसे अच्छे दौर से हम कह सकते हैं गुजर रहे थे। लेकिन अब मालदीव्स में तख्ता पलट हो चुका है। हाल ही में मालदीव्स में चुनाव हुए और जो पार्टी विपक्ष में थी उसके कैंडिडेट मोहम्मद मोइजू अब मालदीव के राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो ये खबर भारतीय मीडिया में सुर्खियों में इसलिए भी है क्योंकि ये भारत के लिए बेहद चिंता का विषय है। अब मोहम्मद मोइजू का मालदीव्स का राष्ट्रपति बनना भारत के लिए चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि मोहम्मद मोइजू प्रो इंडिया नहीं है, बल्कि काफ़ी एंटी इंडिया है और ये प्रो चाइना है। और इनकी जो पूरी इलेक्शन कैंपेन थी, जिस मुद्दे पर उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन लड़ी थी, वही एक प्रकार से इंडिया हटाओ की तर्ज पर लड़ी थी। यानी कि जो भारत का इन्वेस्टमेंट है मालदीव्स में, इनकी कैंपेन का ये सुर था कि मालदीव्स जो है वो भारत को बहुत ज़्यादा आवश्यकता से अधिक तवज्जो दे रहा है और मालदीव्स के आंतरिक मामलों में ऐसे हालात बनते जा रहे हैं कि मालदीव्स के आंतरिक मामलों में भारत दखलंदाजी कर रहा है या फिर कर सकता है। तो मालदीव से इंडिया हटाओ की कैंपेन इन्होंने चलाई थी, जिसके तर्ज पर ये चुनावी इलेक्शंस जीते मोहम्मद मोइजू कि जो मालदीव्स में भारत की मिलिट्री प्रेजेंस है उसको भी हटाया जाए। तो राष्ट्रपति इलेक्ट बनते ही जैसे इन्होंने चुनाव जीते, सबसे पहली घोषणा मोहम्मद मोइजू ने ये की कि मालदीव्स की धरती पर जो भी विदेशी आर्मी है, जो भी विदेशी सेना है, मिलिट्री है, उसको हटाया जाएगा। अब यहाँ हालांकि उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो भारत की सेना को ही हटाने के की बात कर रहे थे, क्योंकि मालदीव्स में जो छोटी सी मिलिट्री प्रेजेंस है वो भारत की है। अब मालदीव्स में जो भारत की सेना है वो किस परिप्रेक्ष्य में है ये हम आपको समझाते हैं। सेना भी क्या, भारत ने मालदीव्स को 2 हेलीकॉप्टर और एक मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट गिफ्ट किया था। तो उसकी मेंटेनेंस के लिए मालदीव्स में भारतीय नेवी और कोस्ट गार्ड्स के मामूली से कंटिंजेंट्स तैनात है, जिसे मालदीव्स के राष्ट्रपति, नए राष्ट्रपति इलेक्ट बढ़ा चढ़ाकर मिलिट्री प्रेजेंस बता रहे हैं। अब मालदीव्स की चीन के साथ क्या इक्वेशन है और भारत के साथ क्या इक्वेशन है, और भला इस प्रकार के हालात मालदीव्स में, इस प्रकार की परिस्थितियां कैसे बनी कि वहां के लोगों ने इस इशू पर, इस मुद्दे पर वोट किया कि भारत की प्रेजेंस को मालदीव से कम किया जाए, भारत को मालदीव से हटाया जाए। ये जानने के लिए मालदीव्स की थोड़ी राजनीतिक पृष्ठभूमि हमारे लिए जानना आवश्यक है। तो मोइजू से पहले मालदीव्स के राष्ट्रपति, जैसा कि मैंने बताया आपको शुरुआत में, इब्राहिम मोहम्मद सोलेह थे, जिनके समय में भारत और मालदीव्स के स्ट्रेटेजिक संबंध सबसे बेहतरीन रहे। मोहम्मद सोलेह मालदीव्स में चीन की किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के कट्टर विरोधी थे और 2018 से लेकर अब तक इनका जो भी कार्यकाल रहा उसमें इन्होंने इंडिया फर्स्ट को अपनी विदेश नीति और स्ट्रेटेजिक पॉलिसी का फोकस बनाया। यानी सार्वजनिक तौर पर भी अपने विदेश नीति में, अपने इन्वेस्टमेंट के लिए इन्होंने भारत को पहली प्राथमिकता दी। और इस दौरान मालदीव्स में बहुत से जो महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वो भारतीय कंपनियों को मिले। अब इब्राहिम सोलेह के लिए मुश्किलें तब बढ़ना शुरू हुई जब उन्हीं के पार्टी के एक सीनियर नेता मोहम्मद नशीद ने विद्रोह कर लिया और स्प्लिट करके अपनी एक दूसरी अलग पार्टी बना ली, उसी पार्टी का एक दूसरा फैक्शन बना लिया। तो जाहिर सी बात है इससे भी इब्राहिम सोलेह को वोटों का बहुत नुकसान हुआ। और इसके अलावा जो विपक्षी पार्टी थी मालदीव्स की, जो इंडिया हटाओ कैंपेन चला रही थी, उसके मेन लीडर अब्दुल्ला यमीन जेल में थे, जो कि 2018 से पहले मालदीव्स के राष्ट्रपति थे। और ये अब्दुल्ला यामिन प्रो चीन थे। सिर्फ प्रो चीन नहीं, बल्कि इनके ऊपर बहुत से गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए थे और इसी वजह से इन्हें जेल में, कारावास में डाला गया था कि इन्होंने इस कदर चाइनीज कंपनी का फेवर किया, यानी बहुत सी धांधलेबाजी करके इन्होंने चाइनीज कंपनीज को मालदीव्स के बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चरल इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स इस प्रकार से अवार्ड किए, जिसकी वजह से मालदीव्स सर से लेकर पांव तक चीन के कर्ज में डूब गया, चीन के डेट ट्रैप में आ गया। तो इसी प्रकार के इनके आरोप थे जिसकी वजह से ये जेल में थे। तो चूंकि जेल में होने की वजह से ये तो इलेक्शंस कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते थे, इसलिए इन्होंने मोइजू को इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करने के लिए मोइजू को विपक्षी पार्टी का लीडर बना के आगे रखा, जो कि मालदीव्स के एक शहर के मेयर भी रह चुके हैं, मोहम्मद मोइजू, जो कि अब वहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो अब चूंकि मोहम्मद मोइजू जब से राष्ट्रपति इलेक्ट बने हैं, तो हालांकि उनके पास ये पावर तो नहीं है कि वो अपने इन लीडर को, अब्दुल्ला यमीन को, जेल की जो है सज़ा है वो सज़ा जो है कम कराएं या फिर सज़ा को हटा दें। लेकिन इन्होंने इतना ज़रूर किया है कि अब्दुल्ला यमीन को जेल से निकलवा के अब हाउस अरेस्ट के अंतर्गत रखा गया है।
तो यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि मालदीव्स के दोनों राष्ट्रीय चुनाव यानी 2018 के समय जो चुनाव हुआ था और अब जो हाल ही में चुनाव हुआ, ये दोनों ही चुनाव फॉरेन पावर्स की तथाकथित इंटरफेरेंस के इर्द गिर्द घूमते हैं। यानी 2018 में जो सोलेह की पार्टी जीती थी वो उसकी इलेक्शन कैंपेन इस तर्ज पर थी कि किस प्रकार से चीन की इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है मालदीव्स में, और मालदीव सर से लेकर पांव तक चीन के कर्ज तले डूब गया है। तो इस कैंपेन पर 2018 में मालदीव्स में जो है राष्ट्रपति चुनाव जीते गए थे, लड़े गए थे। और अब के जो चुनाव हैं वो इस तर्ज पर लड़े गए थे, इस कैंपेन इस तर्ज पर लड़ी गई थी कि किस प्रकार से जो भारत है, भारत का वर्चस्व कुछ अधिक मालदीव्स में बढ़ रहा है और भारत की मिलिट्री प्रेजेंस है तो उसे हटाया जाए। तो आप देख सकते हैं कि बहुत दिलचस्प बात है कि आमतौर पर हम देखते हैं कि किसी भी देश के जब राष्ट्रीय चुनाव होते हैं तो जिन मुद्दों पर लोग वोट करते हैं, जिन मुद्दों पर पार्टियां वोट मांगती हैं, वो आमतौर पर आंतरिक मुद्दे होते हैं। जैसे कि हम भारत में भी देखते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर रोजगार का मुद्दा या फिर गरीबी हटाओ का मुद्दा, जो भी किसी भी प्रकार के मुद्दे हो, आंतरिक मुद्दे होते हैं। तो ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है कि किसी देश में फॉरेन इंटरफेरेंस के मुद्दे पर कि कौन सी फॉरेन पावर हमारे कितना इंटरफेयर कर रही है, दोनों चुनाव लड़े गए और दोनों चुनाव जीते भी गए इसी फॉरेन इंटरफेरेंस मुद्दे पर। ये बहुत ही दिलचस्प पहलू है और हमें ये बात बताता है कि किस प्रकार से ये जो आइलैंड नेशंस, जो इंडो पैसिफिक आइलैंड नेशंस हैं, ये फॉरेन पावर्स के प्रति कितने वल्नरेबल हैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी अर्थव्यवस्था के लिए, अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाए रखने के लिए फॉरेन पावर्स की एड पर पूरी तरह से आश्रित है, डिपेंडेंट है। और इसी का फ़ायदा चीन जैसे देश उठाते हैं, जो कि जैसा कि हमने देखा चीन ने श्रीलंका में किया। इसी का फ़ायदा उठा के चीन जैसे देश चाहे वो पैसिफिक आइलैंड्स हो, इंडियन ओशन के आइलैंड्स हो, उनको अपनी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसाते हैं। अब जहाँ तक भारत की बात है, तो भारत जब देशों के साथ इंगेज करता है या फिर आर्थिक सहायता देता है तो फिर उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी मानता है, यानी कि उन देशों को अपने कर्ज के जाल में नहीं फंसाता, उन्हें ब्लैकमेल नहीं करता। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर आप कोई भी न्यूज़ उठाकर देखें पिछले कितने भी सालों से, अगर आप ऐतिहासिक संदर्भ में भी देखें, तो आपको कोई भी ऐसी न्यूज़ नहीं मिलेगी कि भारत ने किसी भी देश को कर्ज देने के बहाने, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के बहाने, आर्थिक सहायता के बहाने उसे किसी भी तरह के डेट ट्रैप में फंसाया हो। तो भारत इक्वल टर्म से इन जो छोटे देश है उनके साथ इंगेजमेंट करता है। लेकिन चीन सिर्फ यही करता है, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में लोगों को फंसाता है और अधिकतर भारत उन देशों की मदद कर चीन का फैलाया रायता साफ करता है, जैसा कि हमने श्रीलंका के परिप्रेक्ष्य में भी देखा। अब चीन ने मालदीव्स को जिस डेट ट्रैप में फंसाया था, 2018 से लेकर अब तक भारत मालदीव्स को इस ट्रैप से बाहर निकालने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स एड स्वरूप दे चुका है, कमिट कर चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मोदी सरकार द्वारा मालदीव्स को दी गई ग्रांट की वैल्यू $2 बिलियन तक पहुंच गई और वहीं मालदीव्स की चीनी कर्ज की वैल्यू भी $2 बिलियन तक पहुंच गई। अब यहां बड़ा सवाल यह है कि अपनी इलेक्शन कैंपेन की तर्ज पर मालदीव्स के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू क्या बहुत ही कड़ा भारत विरोधी रवैया अपनाएंगे और क्या मालदीव्स की जियोपॉलिटिक्स पूरी तरह से एक तरफा हो जाएगी, मालदीव्स पूरी तरह से चीन की तरफ झुक जाएगा, या फिर मालदीव्स एक बैलेंस्ड एक्ट प्ले आउट करेगा। अगर हम एक्सपर्ट्स की बात माने तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि मालदीव्स चीन और भारत के बीच संतुलन बना के रखेगा और भारत को इतना ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो चीन की मालदीव्स में उतनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रही जितनी भारत में रही है। और फिर चाहे कोई भी स्थिति हो, मालदीव्स की भारत ने हमेशा मदद की है। तो चाहे इलेक्शन कैंपेन तो इलेक्शन जीतने के लिए लड़ी जाती है, तो चुनावी कैंपेन में भले ही कोई पार्टी कुछ भी कहे, उसमें से अधिकतर रिटोरिक होती है, लेकिन जब बात वास्तविक धरातल पर आती है और जब यही लोग पोजीशन ऑफ पावर में आ जाते हैं तो समीकरण बदल जाते हैं। तब बहुत से समीकरणों को देखते हुए, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को देखते हुए और देश के नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए फैसले करने पड़ते हैं। तो उस लिहाज से एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को इतना भी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये हो सकता है कि ये जो नए राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइज़ू, ये भारत की मिलिट्री प्रेजेंस जो है वो मालदीव से हटा दें और भी भारत को कुछ थोड़े बहुत नुकसान हो सकते हैं इकोनॉमिकली, जहाँ तक मालदीव्स का सवाल है। लेकिन ऐसा होना मुश्किल है कि मालदीव्स जो है वो पूरी तरह से एंटागोनिस्टिक हो जाएगा, एंटी इंडिया हो जाएगा और पूरी तरह से उसका झुकाव चीन की तरफ हो जाएगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। यहाँ एक पहलू हमें यह भी याद रखना होगा कि मालदीव्स के इलेक्शंस में हमेशा एंटी इनक्यूमेंसी फैक्टर रहता है। जैसा कि हमने देखा कि 2018 में जो चुनाव लड़े गए वो पार्टी ने इस तर्ज पर जीते, इब्राहिम सोलेह की पार्टी ने, कि
चीन जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा इंटरफेरेंस कर रहा था और चीन के डेट ट्रैप में मालदीव्स पूरी तरह से फंस गया, तो इस इशू पर चुनाव जीते गए। और अब जो चुनाव जीते वो इस इशू पर जीते गए कि कहीं इंडिया बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस ना करने लगे। तो मालदीव्स के राष्ट्रपति को ये भी याद रखना होगा कि अगर वो पूरी तरह से प्रो चाइना बन जाएंगे, इंडिया को निग्लेक्ट करेंगे, अगर उनका एक तरफी झुकाव रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल संभव हो सकता है कि अगले अगले चुनाव में उनकी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, तो दिखाया जा सकता है। तो कूटनीति तो यही कहती है कि मालदीव्स के राष्ट्रपति भले ही उनकी अंदरूनी जो भी नीति हो कि वो प्रो चाइना है और एंटी इंडिया है, लेकिन वो एक भारत और चीन के बीच में एक प्रकार का संतुलन बना के रखने की कोशिश करेंगे। भले ही भारत के साथ वो उस प्रकार के द्विपक्षीय संबंध ना रखें जैसे कि पहली रेजीम के समय थे। अब जहाँ तक भारत की बात है, तो भारत को यहाँ समझना होगा और भारत को बहुत ही प्रैक्टिकली सोचना होगा, एक प्रैक्टिकल धरातल पर आके भारत को ये सोचना होगा कि अब ये जो नए राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मोइज़ू, इनके अंतर्गत एक पैराडाइम शिफ्ट तो ज़रूर है और भारत के संबंध उस प्रकार के द्विपक्षीय संबंध भारत के फिलहाल तो मालदीव्स के साथ नहीं रहेंगे जैसे कि पुराने राष्ट्रपति के समय थे। और जो भी हो, भारत को ये बात अपने जहन में रखनी होगी कि ये जो कैंपेन, जिस कैंपेन के आधार पर चुनाव जीता गया है, वो एक पूरी एक प्रकार की बड़ी अग्रेसिव इंडिया हटाओ भारत हटाओ टाइप की कैंपेन थी, तो और इसके तर्ज पर चुनाव जीता भी गया। तो ये कैंपेन किस प्रकार से चलाई गई, कौन इसके पीछे था, क्या इसमें कोई फॉरेन फंडिंग का भी हाथ था, ये सभी सवाल जो है, प्रश्न जो है वो भारत को, और इनमें जो चीन की संदिग्ध भूमिका हो सकती है शायद, इसको, इन चीज़ों को भारत को अपने जहन में रखना पड़ेगा। और इसलिए भारत को मालदीव्स के साथ, भारत अपने द्विपक्षीय संबंध मालदीव्स के साथ अब उस प्रकार से फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकता। और हालांकि भारत को अपनी तरफ से जितने बेहतरीन संबंध उतने बनाए रखने की कोशिश करनी होगी, लेकिन फिर भी हर कदम भारत को फूक फूक कर रखना होगा भारत और मालदीव्स के द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में, और आने वाले डेवलपमेंट्स को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना होगा, मॉनिटर करना होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।